very cheerful good morning to 10th class. Today we will discuss another topic in this chapter. The topic is why incorporation. देखो बेटे, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कैसे जलियांवाला मास्कर के अंदर हत्याकांड के अंदर कितने सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, तो इसके लिए बेटे गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं के साथ एकत्रित होकर क्या चलाया था बेटे, मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट चलाया। अब उसके बाद बेटे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटे गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेटे हिंद स्वराज। क्या नाम था पुस्तक का? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर बेटे गांधी जी ने कहा कि अगर हम चाहें तो हम खुद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स करने का मतलब है उसके शासन को गिरा सकते हैं, उसका शासन एक ही दिन में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो बेटे, कोई भी देश दूसरे देश को तब तक दबा पाता है जब दबने वाला जो देश है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो पूरी तरह से क्या करे, दूसरे देश को कोऑपरेट करे। ऐसा ही बेटे हमारे साथ हो रहा था। हमारे जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली कोऑपरेट कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, असहयोग क्यों कर रहे हो, हमें क्या करना चाहिए, जो कॉरपोरेशन हम लोग किसके साथ कर, जो कॉरपोरेट हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, हम लोग कॉरपोरेट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में गांधी जी ने लिखा जो कि बहुत फेमस रही, द नेम वॉज द फेमस बुक वॉज, क्या नाम था बेटे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर बेटे गांधी जी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स का किसी भी तरह से कोई सपोर्ट, कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जो ब्रिटिश रूल है वो पूरी तरह से विद इन अ वन डे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो बेटे इसी के बारे में है कि कैसे कैसे बेसिकली हमारा जो कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो चला, किस तरह से उसने शहरों के अंदर, कंट्री साइड के अंदर अपना इफेक्ट दिखाया। इसी के बारे में बेटे आज हम लोग रीड करेंगे। हमारे तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। वाई कॉरपोरेशन, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके, इसका क्या इफेक्ट पड़ा टाउन्स के अंदर, और इसका कंट्री साइड पर क्या इफेक्ट पड़ा। आज की वीडियो का बेटे यही टॉपिक है हमारा। अब देखो बेटे, इन इंडिया एंड गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कि जो हमारा बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो ये आंदोलन तभी क्या करेगा, तरक्की करेगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो उन्होंने बेटे अपनी पुस्तक में कहा कि अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दें तो इसके लिए एक ही तरीका है, वी शुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ओके, अब देखिए बेटे, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट, किस तरह से बेटे असहयोग क्या बन गया, एक आंदोलन बन गया। ठीक है, गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने कहा कि जो आंदोलन है ना, इसको एक सिस्टमैटिकल तरीके से चलने देना चाहिए। ठीक है, और उन्हें क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड ही शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जितने भी गवर्नमेंट ने उन्हें टाइटल्स दे रखी हैं, पदवियां दे रखी हैं, उन सबको क्या कर दे, वापस कर दे। एंड बायकॉट, जितने भी सिविल सर्विसेज या प्रशासनिक सेवाएं हैं उन सबका पूरी तरह से क्या किया जाना चाहिए, बायकॉट किया जाना चाहिए। स्कूल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, स्कूल्स में, फॉरेन जो बेसिकली फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, इन सबका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। तो बेसिकली गांधी जी का अपना विचार क्या था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा दी गई जो हमें बेसिकली उपलब्धियां हैं, पदवियां हैं, उनको वापस कर देना चाहिए स्कूल में, और बेसिकली विदेशी वस्तुओं का हमें स्कूल में, पुलिस में, अदालतों का बहिष्कार करना चाहिए। जो फॉरेन गुड्स हैं, विदेशों से आ रही हैं, उनका भी पूरी तरह से हमें बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए बेटे हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को हमें लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, तो 1920s के अंदर बेटे गांधी जी ने जो मुस्लिम नेताएं थे, शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ समर्थन जुटाते हुए बहुत सारी पैदल यात्राएं की ताकि लोगों को एक सूत्र में बांधा जा सके। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। अब कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर रहे। ठीक है, और मूवमेंट के अंदर क्या करें, भाग लें। एंड दे वर रेलुकेट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर November 1920 एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू
पॉपुलर वायलेंस। अब देखो बेटे 19 नवंबर 1920 में जो बेसिकली इलेक्शंस होने थे वो उनका पूरी तरह से बायकॉट नहीं कर पा रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि अगर मान लो ये मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा, मूवमेंट के होने से कि लोग क्या करेंगे, वायलेंस एक्टिविटीज फैलेगी, ठीक है। तो सितंबर तक बेटे पूरी तरह से क्या चलता रहा, कांग्रेस के अंडर पूरी तरह से क्या चलता रहा, इंटेंस टसल। इंटेंस टसल का मतलब है पूरी तरह से खींचतान चलती रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए हमें क्या लगा कि इनकी तो कोई सहमति नहीं बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो तैयार हो गए इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, पूरी तरह से अपनी स्वीकृति दे दी। अब देखो बेटे अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, ठीक है ना, कैसे कैसे जो मूवमेंट है बेटे बेसिकली डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग इसके साथ कैसे कनेक्ट हुए, इसके विचार को लोगों ने किस तरह से समझा। नेक्स्ट पेज पे है बेटे हमारा डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट मीनिंग। अब देखो बेटे यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन है बेटे, इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं बेटे, सभी के लिए इस मूवमेंट का मीनिंग क्या था, अलग अलग था। देखो बेटे ऐसे ही होता है ना, हम लोग किसी बात को लेकर जुड़ते हैं तो हम सबके लिए बेटे उसका मीनिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग क्या रहता है, हमेशा ही अलग रहता है। कि मैं किसी और कारण से इस आंदोलन से जुड़ रही हूँ, आपका कोई और कारण है, तीसरे व्यक्ति का कोई और कारण है जो इस आंदोलन से जुड़ा है। तो देखो बेटे यहाँ पर हमें दे रखा है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब आंदोलन के भीतर क्या क्या धारणाएं थी बेटे, अब देखो आप सबको पता है जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट था कब स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो कब शुरू हुआ था बच्चों, 1921 के अंदर। ओके, अब 1921 में स्टार्ट हुआ। किस तरह से बेटा इस आंदोलन के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने क्या क्या अपने विचार रखते हुए इस आंदोलन में हिस्सा लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटे स्वराज को सबने कॉल तो किया, लेकिन स्वराज का कॉल तो सबने किया कि हम स्वराज चाहते हैं, हमारे अपने भारतीय गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारा अपना शासन होना चाहिए, लेकिन उनके लिए स्वराज का मीनिंग सबके लिए क्या था, अलग अलग था। जैसे अब बात करेंगे हम लोग बेसिकली टाउन में क्या था, टाउन में आंदोलन किस तरह से फैला। अब देखो बेटे द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या हुआ था, आंदोलन की शुरुआत बेटे सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों में हुई। उन्होंने क्या किया, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, हेडमास्टर्स ने स्कूल छोड़ दिए, ठीक है। हेडमास्टर से जितने भी वहाँ पर टीचर थे पढ़ाने वाले उन सब ने रेजिग्नेशन दे दिए। जो कोर्ट के अंदर वकील थे बेटे उन्होंने क्या करा, मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, ठीक है। मद्रास के अलावा बेटे अगर हम बात करें जितनी भी प्रोविंसेस थी बेटे उन्होंने पूरी तरह से जो इलेक्शन हो रहे थे उनका बहिष्कार किया। अगर हम बात करें तो बेटे लाइन अंडरलाइन करने वाली था, काउंसिल इलेक्शन वर boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was the one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to। इसका मतलब क्या था बेटे, मद्रास में बेटा गैर ब्राह्मण यानी कि नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा जो पार्टी बनाई गई जस्टिस पार्टी, उनका मानना क्या था कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तभी तो हमारे पास शक्तियां होंगी, अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो हमारे पास शक्तियां नहीं होंगी, हम अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग सत्ता के रूप में नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटा जो जस्टिस पार्टी थी ना बेटे कहाँ पर, मद्रास के अंदर बेटे उन्होंने क्या महसूस किया कि अगर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तभी हमारे पास क्या आएंगी, शक्तियां आएंगी। इसलिए बेटा इस जस्टिस पार्टी ने किसी भी तरह से इलेक्शन का बहिष्कार नहीं किया। बेटा आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी पार्टी थी बेटे मद्रास के अंदर जिन्होंने क्या इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया है। ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है बेटे द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट था ना बेटे बेसिकली इसका जो असर था काफी ड्रामेटिक भी रहा। क्यों रहा, क्योंकि हमने जो फॉरेन गुड्स थी उसका बायकॉट कर दिया और जो बेसिकली अल्कोहल शॉप्स थी बेटे उनका पिकेटिंग किया गया। ये पिकेटिंग का मीनिंग क्या है बेटे, पिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी शॉप के अंदर किसी भी फैक्ट्री गेट पर क्या कर देना, आने जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देना, क्या कहलाता है बेटे, पिकेटिंग कहलाता है, ठीक है। फॉरेन गुड्स की बेटे बेसिकली होली जलाई गई और 1921 से लेकर 22 तक जितना भी बेटे फॉरेन हम लोग कपड़े का इंपोर्ट कर रहे थे इसको भी हर तरह से क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। अब अगर बात करें वहाँ पर जो हमारा फॉरेन गुड्स का हमारा इंपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल का कितना था, 102 करोड़ था, वो घटकर कितना रह गया, 57 करोड़ रह गया। अब इसी तरह से बेटे बहुत सारे स्थानों पर जितने भी ट्रेडर्स थे बेटा उन्होंने क्या किया, फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया, क्योंकि जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो करेंगे क्या। तो इसके कारण बेटे जो फॉरेन गुड्स की डिमांड थी वो इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो गई, कम हो गई। अब इतना बेसिकली जब बायकॉट स्टार्ट हुआ, व्हेन द बायकॉट स्टार्टेड, लोगों ने क्या किया, हर तरह से जितने भी इंपोर्टेड गुड्स
थी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लोथ थे उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया। एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इसका मतलब क्या है बच्चों कि पूरी तरह से क्या किया गया कि जब इस आंदोलन को पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया तो जो इंपॉर्टेड गुड्स थे उनको पहनने से लोगों ने मना कर दिया और भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों पर भी उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, लेकिन धीरे धीरे बेटे क्या हुआ, ये आंदोलन बहुत धीमा पड़ गया। इसका कारण क्या था बेटे, क्योंकि आप सबको पता है बेटे जो खादी मिल के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं कंपेरेबल टू द फॉरेन गुड्स। विदेशों से हम लोग जो फैक्ट्रियों से बने हुए क्लोथ्स मंगा रहे थे वो काफ़ी सस्ते थे, जबकि खादी ग्राम उद्योग द्वारा बनाए गए क्लोथ्स क्या थे, काफ़ी महंगे थे। ठीक है, इसको हर एक जो मतलब बेसिकली लोअर क्लास के लोग थे जिनकी इनकम का लेवल बहुत ही कम था वो उसको खरीद ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, एंड हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लोथ फॉर टू, इसलिए बेटे वो लंबे समय तक मिल के बने गए कपड़ों को जो इंपोर्टेड क्लोथ थे उनका बायकॉट नहीं कर पाए। एंड सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट प्रॉब्लम, इसी तरह से बेटे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हमारे गवर्नमेंट थी बेसिकली उनका ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का उन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट किया था, वो भी एक समस्या होगी। क्योंकि बेटे मेन कारण यहाँ पर क्या था कि देखो अगर यहाँ पर टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबने पूरी तरह से क्या किया, बायकॉट किया सिचुएशन का कि वकीलों ने अपनी पदवियां लौटा दी, जितने भी टीचर्स थे हेडमास्टर थे उन सबने क्या कर दिया, बच्चों रिजाइन कर दिया। लेकिन इसका बेटे अल्टीमेटली कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तो उनके पास नहीं था कि वहां से तो चलो रिजाइन कर दिया, उनके पास कोई और भी तो जगह होनी चाहिए काम करने के लिए। जब उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था तो बेटे उन्होंने भी क्या करा, धीरे धीरे अपने काम पर पहुंचना शुरू कर दिया। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट could be used in place of British ones। अगर हम ऐसा चाहते थे ना तो हमें क्या करना चाहिए था कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल रहे। इसके लिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए थी, हमें ब्रिटिश संस्थान के साथ साथ भारतीय मतलब अपने आंदोलन को अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे तो हमें इंडियन इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाए कि वो वहाँ पर क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है ना, हमें इंडियन स्कूल खोलने चाहिए थे जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिल सके, जहाँ पर टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन क्या पड़ गया, काफ़ी धीमा पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इस्टेब्लिशमेंट शुरू की वो भी क्या थी, काफ़ी कम थी। तो इसका कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट क्या रहा कि जो टीचर्स थे स्टूडेंट्स थे वो स्कूल पहुंचने शुरू हो गए। ठीक है, और साथ साथ जो बेसिकली कौन थे यहाँ पर एडवोकेट थे उन्होंने भी अपना स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, दोबारा से वो केस लड़ने लग गए। तो बेटे शहरों में आंदोलन की स्थिति इस तरह से रही। इसके बारे में बेटे आप लिखोगे कि कैसे क्या हुआ। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी कि लोगों ने किस तरह से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, इंपोर्टेड गुड्स को पहनने से मना कर दिया, वो लोग क्या करने लगे, भारतीय गुड्स को, भारतीय हथकरघा उद्योग द्वारा बनाई गई, ग्राम उद्योग द्वारा बनाई गई वस्तुओं को पहनने लग गए। ठीक है ना, कपड़ों को पहनने लग गए। किस तरह से उन्होंने जो भी उनको क्या किया गया था, पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पदवियां दी गई थी उनको उन्होंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बेटे अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं हुए, तो बेटे इसी कारण उनको दोबारा से लौटना पड़ा। तो ये सिचुएशन बेटे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस फॉलोइंग पैराग्राफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड का मतलब क्या कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से इसने रूप पकड़ा। बेटे अब हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। ठीक है ना, कंट्री साइड का इफेक्ट हमने पढ़ लिया कि कंट्री साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे रेबेल का मतलब कैसे विद्रोह हुआ। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से ये आंदोलन फैला और किस तरह से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों के लिए यहाँ पर स्वराज का मीनिंग क्या था, इस टॉपिक में यही पढ़ना है बेटे। अब देखो फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अब सिटी से बेटे शहरों से ये जो आंदोलन था, जैसे आपने पढ़ा ना कि शहरों में क्या क्या हुआ, शहरों से आंदोलन कहाँ पहुँच गया बेटे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच गया। ठीक है, और युद्ध में बेटे क्या हुआ, बहुत सारे जो देश के बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने हिस्सा लिया। और साथ साथ बेटे अगर हम बात करें यहाँ पर इस युद्ध के बाद से क्या हुआ कि जो ट्राइबल एरिया के आदिवासी लोग थे वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। इन अवध पीजेंट अगर हम बात करें यहाँ पर जो अवध पीजेंट की अगर हम बात करें, अवध के अंदर बेटे एक सन्यासी बाबा थे रामचंद्र। ठीक है ना, आपको नाम याद होना चाहिए। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन डेंटेड लेबर। इंटेंटिव लेबर का मतलब क्या होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। इसका मतलब क्या है बेटे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जब था हमारे देश के अंदर, ब्रिटिश का
रूल था बेटे, वो इंडिया का एज ए कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो वो बेटे क्या करते थे कि बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कहाँ पर, फिजी के अंदर, गयाना के अंदर, वेस्ट इंडीज़ में और सभी जगह ले जाते थे। इसके बाद बेटे उन मजदूरों को जिनको काम करने के लिए फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज़ में हम लोग ले गए, हम लोग नहीं ब्रिटिशर्स ले गए, उसको क्या कहा गया, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अब जो गिरमिटिया मजदूर थे बेटे वो एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है। तो इनको बेटे क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो यहाँ पर जो सन्यासी बाबा थे बेटे रामचंद्र, वो भी क्या कर चुके थे, एक इंडेंटेड लेबर यानी कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, ठीक है। एंड द मूवमेंट हियर was against talukdars and landlords who demanded from peasant for the high rate interest as well as variety of their seizures. Peasants had to do begar and work at landlords farms without any payment. देखो बेटे बेगार का मतलब क्या होता है, लेबर दैट विलेजर्स which are who are forced to do the work without any payment. बेगार होता है बेटे बिना किसी परिश्रमिक के मुफ्त में काम करना, उसको क्या कहते हैं, बेगार। तो अब देखो बेटे यहाँ पर जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन किसके खिलाफ था, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे बेटा, यहाँ पर पूरी तरह से रामचंद्र जी कर रहे थे, जिनका नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र जी कर रहे थे, जो बेसिकली एज एन इंडेंटेड लेबर के रूप में काम कर चुके थे। अब उनका जो आंदोलन किसके खिलाफ था, बड़े बड़े तालुकदारों, बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि बेटे वो किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते थे, बहुत ज़्यादा कर किसानों पर लगा देते थे। तो बेटे इसलिए किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी, मुफ्त में उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था। इन सब बातों को लेकर, और दूसरा बेटे जो लीज पर ज़मीन लेकर, पट्टे पर ज़मीन लेकर, पट्टा क्या होता है बेटे कि कुछ टाइम के लिए जैसे किसान हैं बेटे वो पेमेंट करके क्या कर लेते हैं, जमींदारों से ज़मीन ले लेते हैं, उस पर खेती करते हैं। तो बेटे यहाँ पर वो क्या करते थे कि किसानों को हर तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए जैसे उनको लीज पर ज़मीन देते थे, ठीक है, उनके लीज टाइम फिक्स नहीं होता था और कई बार बेटे वो लीज की ज़मीन अपनी मर्जी से उनसे छीन भी लेते थे और ताकि उनका अधिकार स्थापित ना हो जाए। इसलिए बेटे यहाँ पर अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो यही अराइज होता है कि गाँव के अंदर, अवध के अंदर किस तरह से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, ठीक है ना। तो आप बता दोगे उनको उनको बेगार के रूप में काम करना पड़ता था, फ्री में काम करके देना पड़ता था। और जो बेसिकली लीज होल्डर थे वो क्या करते थे, कभी भी अपनी ज़मीन छीन लेते थे जो उन्होंने ली होती थी, ताकि उनका बेसिकली ओनरशिप ना हो जाए उस पर, क्योंकि लगातार कई सालों तक काम करेंगे तो क्या लगेगा उनको कि वो ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। लगान बढ़ा देते थे, डिफरेंट टाइप के टैक्स बढ़ा देते थे। तो इसके कारण बेटे जो पीजेंट थे वो क्या थे, काफ़ी परेशान थे। अब वो चाहते क्या थे, अब हम बात करते हैं व्हाट वाज द डिमांड ऑफ पीजेंट्स, ठीक है ना, विच वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। क्या डिमांड थी उनकी डिमांड थी बेटे, अगर हम बात करें यहाँ पर द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू कम किया जाए, ठीक है ना, जो लगान बढ़ा देते हैं बार बार। एंड उनकी डिमांड थी एबोलिशन ऑफ बेगार को खत्म किया जाए, और जो सोशल बाइकआउट किया जा रहा है, सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उसको भी खत्म किया जाए। कई जगह पर बेटे नाई धोबी की सुविधाएं हैं, उनका बाइकआउट कर दिया गया कि हम नाई धोबी की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। एंड in many places nai dhobi bunds were organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। 1920s के अंदर बेटे क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, अवध विलेज के अंदर आए, ठीक है। उन्होंने किसानों से बात करी, उन्होंने हर तरह से विलेजर्स से बात करी, उनके दुखों को सुना, उनकी ग्रेवेंसेस, उनकी प्रॉब्लम को समझा, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर बेटे क्या हुआ था, अवध किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका प्रेसिडेंट कौन था बेटे, जिसको किसने हेडेड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर जब 1920s के अंदर बेटे जवाहरलाल नेहरू ने क्या अवध गांव के अंदर आए, ग्राउंड लगाया, वहाँ पर दौरा किया, तो वहाँ पता चला कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनसे बातचीत की, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, रामचंद्र और कुछ अन्य किसानों के साथ मिलकर एक सभा की, एक ग्राम सभा लगा लीजिए, किसानों की एक सभा, किसान सभा, एक विलेजर सभा का आयोजन किया गया। महीने भर क्या किया कि महीने के अंदर ही इस पूरी सभा की शाखाएं यानी कि इसकी 300 ब्रांचेस फैल चुकी थी। इसकी एक सभा की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रामचंद्र जी के साथ मिलकर, ओके। अब देखो बेटे विद इन द मंथ ऑफ नवंबर ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress
वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू वाइडर स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर जब अगले साल जब ऐसा इनकॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ बेटे, तो क्या हुआ, किसानों को भी आंदोलन के अंदर शामिल करना चाहा, लेकिन जो कांग्रेस थी ना बेटे वो ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को बेटे जो वोट बैंक था, जो कांग्रेस को फाइनेंस फैसिलिटी मिलती थी, वो सारी किससे मिलती थी, बड़े बड़े जमींदारों से और तालुकदारों से मिलती थी। ठीक है, तो 1921 के अंदर क्या हुआ, जब ये आंदोलन फैला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो क्या हुआ, जो तालुकदार थे, बड़े बड़े मर्चेंट थे, उनके हाउसेस पर हमले होने शुरू हो गए। ठीक है, बाजारों में हर तरह से लूटपाट होनी शुरू हो गई, गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों में बेटे जगह पर क्या हुआ, जो वहाँ के बेसिकली लीडर थे, लोकल लीडर से उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा है कि हम कोई लगान नहीं देंगे, ठीक है ना, और बेसिकली किसी को लगान भरने की जरूरत नहीं है और गरीबों की जमीन को बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से बेटे गांधी जी का नाम लेकर क्या किया गया, जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय नेता थे, उन्होंने अपनी एस्पिरेशंस को पूरी करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो बेटे, एंड द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस, यानी कि गांधी जी का नाम लेकर उन्होंने लोकल नेताओं ने क्या किया, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी एस्पिरेशंस को पूरी करने की कोशिश की। अब देखो बेटे, एंड ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज टू महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब हम बात करेंगे बेटे, जो बेसिकली क्या थे, आदिवासी किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब कुछ और ही था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इन द गुडेम हिल्स ऑफ Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in early 1920s, not a form of struggle that Congress could approve. अब देखो बेटे, आदिवासियों के लिए भी क्या था, स्वराज का मीनिंग अलग था। आंध्र प्रदेश के अंदर बेटे, इसमें एग्जांपल ले रखा है, गुडेम की पहाड़ियों के अंदर 1920s में एक आंदोलन चलाया गया बेटे, जिसका नाम क्या था, गुरिल्ला आंदोलन। क्या नाम था बेटे, 1920s के अंदर जो आंदोलन चलाया गया था, गुरिल्ला आंदोलन। अब कांग्रेस इस तरह के जो ये कर रहे थे, इस तरह के ऑपरेशन को, इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर पाए थे, कोई अप्रूवल नहीं दे पा रही थी। और जितने भी बेटे, जितने भी वन क्षेत्र थे, बड़े बड़े वहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट एरिया थे, वो किसके अंडर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। तो बेटे हर तरह से वो आदिवासियों को शोषण करते थे, ना तो आदिवासी अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को चराने के लिए वहाँ पर ले जा सकते थे। और दूसरी बात बेटे, मेन प्रॉब्लम वहाँ पर क्या थी कि अगर उनको भोजन पकाने के लिए वहाँ पर जंगलों में जाना होता, तो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। तो देखो, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे इन द गुडेम हिल। अगर आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल का एग्जांपल ले रखा है बेटे, जहां पर गोरिल्ला मूवमेंट चलाया गया था 1920s के अंदर। हियर इज एन अनदर फॉरेस्ट रीजन। द कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया था। एंड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग टू द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल एंड और टू कलेक्ट फायरवुड एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पर क्या, अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को एंटर करने से मना कर दिया, और ना तो ये लोग बेसिकली जंगल में जा सकते थे, फ्रूट्स लेकर आ सकते थे, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आ सकते थे, ना ही अपने पशुओं को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए लेकर जा सकते थे। इसलिए बेटे पहाड़ों में रहने वाले जो लोग थे, उनके अंदर बहुत गुस्सा आ गया कि हमारा जो बेसिकली इतने सालों से चला आ रहा अधिकार है, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आगे देखो, एंड बेसिकली this enlarged the hill people, and not only were their livelihoods affected, but they felt their traditional rights are being denied. उनके जो परंपरागत अधिकार उनको उनसे छीना जा रहा है। इसके कारण बेटे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात से। When the government began facing them to contribute begar for road building and hill people revolted, the person who came to lead them was an interesting figure. अब देखो बेटे, अब क्या हुआ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, एक तो उनको वैसे ही उनके जो पुश्तैनी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, वो एंटर नहीं कर सकते थे, इस बात से नाराज थे। साथ साथ सरकार ने क्या किया, उनको रोड मेकिंग के लिए, बेगार पर काम करने के लिए मजबूर किया, और लोगों ने क्या कर दिया, इसका पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, पूरा विद्रोह कर दिया। अब उनका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर एक दिलचस्प व्यक्ति आते हैं बेटे, अलूरी सीताराम। तो बेटा आप इसके बारे में पढ़ोगे कि बेसिकली अलूरी सीताराम ने किस तरह से जो आंदोलन चल रहा था आदिवासी का, उसको आगे बढ़ाया। इसके बारे में है बेटे, राइट नोट ऑन अलूरी सीताराम। कई बार आ जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर करोगे। तो उनका अपना मानना क्या था कि उनके पास स्पेशल पावर है, ठीक है ना, उनके पास क्या है, अलूरी राम राजू उनका पूरा नाम है। क्लेम दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, यानी कि वो हाथ की, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं बेटे, जो हाथ की रेखाएं देखकर आपका भविष्य बना लेते हैं, बता सकते हैं। बट बेटे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका भविष्य कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो अलूरी सीताराम जी थे, उनका अपना मानना था कि मेरे पास विशेष पावर है और मैं चाहूँ तो लोगों का भविष्य बता सकता हूँ, ठीक है।
एंड ही कुड सर्वाइव इवर बुलेट शॉट, और बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी वो जीवित रह सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाय राजू द rebels प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। कुछ लोगों का मानना था जो उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे कि जो अलूरी सीताराम राजू है वो क्या है, ईश्वर के भक्त हैं, ठीक है। अब ईश्वर बेसिकली क्या है कि पूरी तरह से उनका मानना क्या था कि ईश्वर के अवतार हैं। अब क्या करते थे अलूरी सीताराम, हमेशा जो गांधी जी के आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, उसका गुणगान करते थे, तो लोगों को क्या लगता था कि वो गांधी जी के आंदोलन के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। And Raju took the greatness of Mahatma Gandhi and said that he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. अब देखो बेटे, इसलिए वो क्या करते थे कि लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन उनका अपना मानना भी था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो तो देश के अंदर, भारत के अंदर अहिंसा के बल पर हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, फिजिकल फोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, गुडेम rebels attacked police stations, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। इसका मतलब क्या है कि गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए वो गोरिल्ला मूवमेंट चलाते रहे। तो हर तरह से, क्योंकि उनका अपना मानना क्या था कि वो अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे, तो उन्होंने क्या कोशिश की कि जो गुडेम विद्रोही थे, आदिवासी जो वहाँ पर रह रहे थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने क्या किया, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला आंदोलन चलाया, ब्रिटिशर्स को, अधिकारियों को मारने की धमकी दी, कोशिश भी की पूरी तरह से, पुलिस थानों पर हमला किया, ठीक है। और 1924 के अंदर जो कौन थे यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू थे, उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फॉल्क हीरो। और जब तक ये राजू क्या बन चुके थे, लोगों की नज़रों में एक लोकनायक हीरो बन चुके थे। बेटे इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, तो बेटे इंटरनली आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आपको पता है कि आपका जो टॉपिक है MCQ बेस्ड है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है, तो बेटे हर एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।